Students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Students, today we will do the quick revision, or we can say these are the on tips notes from the units solution, electrochemistry and chemical kinetics. तो ये वीडियो लेक्चर से आपके ऑलमोस्ट 23 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो सकते हैं। तो आज का सेशन रहेगा क्विक रिवीजन का, जिसमें सबसे पहले आपको सोल्यूशन की डेफिनेशन आती होगी कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और सल्यूट सॉल्वेंट के बारे में भी आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन जो है 3 टाइप के होते हैं। तो उनमें सॉल्वेंट की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन की नेचर कैसी होगी। ठीक है, मेन सॉल्वेंट होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आप लोगों को पता ही होगा। तो बच्चों नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी क्या होती है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की डिसॉल्व कर सकती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, कॉजेज क्या रहते हैं? कॉजेज होता है बच्चों इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस इन सल्यूट मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेशन एंड टेम्परेचर। और कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी में? इस सॉलिबिलिटी को इसमें है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट, टेम्परेचर, हाइड्रेशन एनर्जी एंड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट बच्चों टर्म्स है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने की। ठीक है, तो मतलब द मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, उसमें सबसे पहले मास परसेंटेज आ जाता है जिसको हम W/W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें W स्मॉल w जो है वो मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन होगा, और कैपिटल W होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि दोनों ऊपर नीचे मास ही है तो इसमें ये परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा और यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा? ऊपर मास होगा, नीचे क्या होगा? वॉल्यूम। और पीपीएम क्या होता है? वो कंसंट्रेशन टर्म है जो माइन्यूट क्वांटिटी में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो बच्चों मिलियन रहता है, ना कि 100। ठीक है, तो 100 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁶ आ जाएगा। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन जिसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में बच्चों मोल फ्रैक्शन जो है दो कंपोनेंट का 1 के इक्वल आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज ऑल्सो ए यूनिट लेस क्वांटिटी, इसके भी कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, इसमें ए तो चलो ये कंपोनेंट ही थे। आगे बच्चों अब आएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी टर्म को कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आएगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आना है। तो इसको बच्चों समझने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास मान लो दो कंपोनेंट है, एक A है एक B है। A को आप यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हो, क्योंकि आप सॉल्वेंट पहले लोगे और सॉल्यूट बाद में लोगे, तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। तो इसका वेट WA मान लेना है, सॉल्यूट का WB। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास MB और इसका MA, और टोटल जो वॉल्यूम होगा उसको W के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? दोनों को डिवाइड करने से। ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ गया? Na प्लस NB। बाकी इसका वॉल्यूम मान लो V है, तो यही टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके यूनिट आएंगे मोल पर लीटर। ओके, मोलैरिटी में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट रहता है W, यहाँ पे क्या है? A आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है यहाँ पे खराब काम, MB आएगा। ठीक है, MB मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो kg में जो हम सॉल्यूशन का
सॉल्वेंट का वेट लेंगे तो WB डिवाइड बाय MB इंटू WA, ठीक है। तो ये फार्मूला रहेगा, ये आता होगा आप लोगों को, यूनिट इसके मोल पर केजी होते हैं और ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं करती है। बेटर टर्म है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी बच्चों मोलैरिटी के साथ आप सीधा याद रखो, ये नंबर ऑफ आयंस जो है उसको आप मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाइंग कर दो, यानी कि वैलेंसी के साथ, ठीक है। तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी, इसके यूनिट आएंगे इक्विवेलेंट पर लीटर यानी कि नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये भी बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने याद रखना है। ये स्मॉल m मोलैलिटी है, कैपिटल M क्या है मोलैरिटी, ठीक है, और MB क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड मोलैलिटी, इसमें ये रिलेशन रहता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी बच्चों करना है साथ में। रिलेशन बिटवीन दी मोलैरिटी एंड डेंसिटी, डेंसिटी के साथ स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं, CBSE के लेवल के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है हमने ये, क्योंकि CBSE के लेवल की ही तैयारी है। ओके, तो नॉर्मेलिटी अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, CBSE का आई थिंक 27 को एग्जाम है, आपका तो 29 मार्च को है। तो दोनों लेवल पे आप जैसे तैयारी, दोनों बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी हो सकती है अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो। नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। हेनरी लॉ क्या होता है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द प्रेशर अप्लाइड, यानी कि कितना मास डिसॉल्व करेगा वो डिपेंड करेगा आप कितने प्रेशर के ऊपर गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अबव द लिक्विड तो इसमें बच्चों मोल फ्रैक्शन टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और हेनरी कांस्टेंट कैसे आता है, M इज इक्वल टू के इंटू पी। ये K जो है इसको 1/K हम लिखते हैं, ओके, और M की जगह हम X लिख देते हैं, और 1/K जो K डैश है वो KH के इक्वल आएगा। तो रिलेशन यहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये आता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके फैक्टर, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, आता है पेपर में। और नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium state at constant temperature, ठीक है। आगे बच्चों रॉल्स लॉ आपको पता होगा, रॉल्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जहाँ वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। अगर तो एक ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर आप PA0 मान लो, दूसरा सोल्यूशन है, मान लो एक सोल्यूशन ए है जिसका वेपर प्रेशर कितना है PA0, और दूसरा है PB0 उसका वेपर प्रेशर। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो PT हो जाएगा। अब ये PT कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपने इसमें ए कंपोनेंट कितना डाला है और बी कंपोनेंट कितना डाला है, अकॉर्डिंगली फिर वो वेपर प्रेशर चेंज करता है। तो ए कंपोनेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है कि XA की कंपोजिशन कितनी है, यानी कि उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है। सिमिलरली बी का कितना होगा, PB0 इंटू XB, ठीक है। रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए, बच्चों नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए क्या होता है, जो वेपर प्रेशर टोटल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ओनली फॉर दी सॉल्वेंट पार्टिकल का वेपर प्रेशर, जो कि PA0 इंटू XA के इक्वल आता है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी ऐड किया गया है जो वेपराइज नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन कुछ इस तरीके से चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये रिलेशन आना है। अब आपने क्या करना है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो PA0 इंटू XB इज इक्वल टू PA0 माइनस PT डिवाइड बाय ये वाला PE0 जो है ये इस नीचे आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया, PA0 माइनस PT डिवाइड बाय PA0, ओके जी। ठीक है। सो ये रिलेशन बच्चों रॉल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सल्यूट के बेसिस पे है। आइडियल सोल्यूशन जो है वो क्या वे करता है, रॉल्स लॉ वे करता है
एट एवरी कंडीशंस, जो भी टेम्परेचर नेचर ऑफ लिक्विड होगी, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड तो चलो करना ही करना है। आगे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो जीरो रहता है, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो भी जीरो रहेगा। जो इंटरेक्शंस होती हैं आफ्टर मिक्सिंग वो ए बी इंटरेक्शंस, प्रीवियस ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन पार्टिकल्स जो होते हैं उनके इक्वली रहती है, ठीक है। उसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन बच्चों पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये रॉल्स लॉ भी नहीं करेगा। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा। इंटरेक्शन बिटवीन एक्स ए बी बी इज नॉट इक्वल टू ए बी, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन, अब रॉल्स लॉ को आप डिफाइन कैसे करते हो, इसको मैं ग्राफ बना देता हूँ, सीधा मैं बना दूंगा ये ए कंपोनेंट का और ये हो गया बी कंपोनेंट का, और ये होता है बच्चों रॉल्स लॉ में कि टोटल वेपर प्रेशर जो है पी ए प्लस पी बी के इक्वल आएगा। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन होगी तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसमें क्या होगी, इंटरेक्शन वीकर हो जाएंगी। अगर इंटरेक्शन वीकर होंगी तो बच्चों वेपर प्रेशर क्या करता है, फिर इंक्रीज कर जाता है, तो पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेगा कुछ इस तरीके से। नेगेटिव डेविएशन कब होगी, जो जब मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दो सोल्यूशन को, दो लिक्विड को आप मिक्स करोगे तो बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग हो जाती है तो फिर बच्चों वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोल देते हैं। आगे है एजोट्रॉप। एजोट्रॉप वो लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो डिस्टिल करते हैं ओवर विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन, यानी कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं उसको हम एजोट्रॉप बोल देते हैं। ये दो टाइप के होंगे। एक में क्या होगा, एक में बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, वहां पे डिक्रीज कर जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। तो इसका मतलब दे शो दी लार्ज डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम दी रॉल्स लॉ। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में क्या होगा, वो कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाएंगे, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इजिली फिर वो वेपराइज कर बॉइल करेगा, ठीक है। आगे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये फार्मूले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी बता दिया आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि अगर ये कोई लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज करता है, तो जब उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो वो लिक्विड फिर क्या कर जाता है, बॉयल करना शुरू कर जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें सल्यूट में, सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, जिसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब क्या है, वो हाई टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेगा, ठीक है। तो ये पहले था टीबी नॉट, फिर बन गया वो टीबी। तो अब दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा, वो डेल्टा टीबी कहलाएगा, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और ये मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब साइन हटेगा तो केबी कांस्टेंट आ जाएगा। केबी के यूनिट भी पता होने चाहिए, ओके। केबी के यूनिट सीधा ही आ जाएगा केल्विन, केल्विन पर मोलल, ठीक है, केल्विन पर मोलल, क्योंकि मोलल के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर केजी, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने फिर कर लेने। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कुछ इस तरीके से होगा, उसमें उसमें ग्राफ जो है वो आप टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से, ठीक है। तो अब ये वाली जो रिलेशन है, ऐसे ही एक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, और इसमें आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसके साथ हम मॉलिक्यूलर मास जो निकाल सकते हैं, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता होगा। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनमें ये रिलेशन रहेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहां पे यहाँ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस कर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर तो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये रिलेशन जो है सारे के सारे, जैसे मैंने पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, अगर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl है तो NaCl कितने आयंस में टूटेगा, 2, तो इसके लिए आई जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ जो वैलेंस वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंसी, जहाँ फिर हम नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो वो बच्चों फिर इस रिलेशन में आएगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड जिसको हम बोल देते हैं पर आयंस। ओके, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें बच्चों एसोसिएशन में ऊपर वाला, डिसोसिएशन में नीचे वाला, और एसोसिएशन में आई की वैल्यू जो है वो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन में लेस देन 1 होता है, इसमें ग्रेटर देन 1 आ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई। ठीक है, तो इतना सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन का 15 मिनट में हमने सोल्यूशन कवर कर लिया। अब आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का फार्मूला, ओके जी, और ओम इसके यूनिट हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम मीटर, और फार्मूला होता है आर रो एल अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, इसके यूनिट आ जाएंगे पर ओम या फिर सीमेन। मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो आयंस के कारण होती है। ठीक है, फटाफट रिवीजन है। कापा जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कापा का फार्मूला ये आ जाएगा, इसको सीमेन पर मीटर यूनिट आएंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन के साथ निकाल सकते हो। सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए होता है, जिसके यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स होते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी होता है, जो कि कंडक्टिंग पावर होती है ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके यूनिट आएंगे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डिबे हक्कल ऑन सागर इक्वेशन ये होती है। ठीक है, जिसमें आप किसी भी कंसंट्रेशन पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हो। जैसे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तो सी की वैल्यू 0 हो जाए तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट के इक्वल आएगी। ठीक है, और किसी भी कंसंट्रेशन पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ जो है एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो नहीं निकलती है, उसके लिए आप कॉर्लॉश लॉ यूज करते हो, जिसमें ईच आयन स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देता है। एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स लॉ क्या होती है, इसके साथ आप अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट ये फार्मूला लगाओगे। डिग्री डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो होता है सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा सी लैम्डा बोल दिया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। सॉलेबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल की ये फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने लगातार बोल दिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, क्योंकि आपकी रिवीजन है। आगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ये डैनियल सेल की एग्जांपल है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है एनोड होता है और राइट साइड क्या होता है कैथोड, एसी। ठीक है, एसी याद रखना। जो लेफ्ट साइड होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, ई ऑफ पहले मेटल आयन लिखे जाते हैं फिर मेटल लिखा जाता है। लेफ्ट साइड वाला जो है वो लेस होगा, ठीक है, और इस साइड वाला मोर होगा। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव जनरली होता है, ये पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इधर वाला कम होगा, दूसरे वाला ज्यादा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेम ही बात होती है, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो किसी का भी निकालने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और अगर सेल फ्रेश है तो उसको हम बोल देते हैं बच्चों उसकी ईएमएफ, और किसी भी कंसंट्रेशन पे हम उसका बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ को हम सेल किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल के साथ, जो किसके इक्वल आएगी, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, और ई सेल कैसे होगा, वो होगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ओके, ये किसी और कंसंट्रेशन पे है, ये बच्चों कंसंट्रेशन जब 1 मोलर होती है तब होता है। ठीक है, तो अब
ये फार्मूला रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको पता है इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में आपने डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यूज को लिख देना होता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव वाले जनरली एनोड एक्ट करते हैं और पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, कैथोड एक्ट करते हैं। यानी कि नेगेटिव वाले जो है उन, अगर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो उस मेटल आयन की ऑक्सीडेशन फेवर होगी और पॉजिटिव वालों की रिडक्शन फेवर करती है। ठीक है, तो आगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता चल गया। नॉन्स्ट इक्वेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बच्चों रिलेशन रहता है कि आप किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ये सिंगल जर्नल इलेक्ट्रोड के लिए है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको उसकी आयंस की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ आयंस जो है फर्निशेबल वो पता हो। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आ गया तो आपने ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये याद रखना है। और नॉन्स्ट इक्वेशन जो बेसिक, जिसका 3 मार्क्स का रिलेशन आए पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो आपने कैसे लिखना होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसंट्रेशन, जिसमें एन नंबर ऑफ फर्निशेबल आयंस होंगे एंड सेकेंडली यही फैक्टर में 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन इंटू एफ। ठीक है, ये भी रिलेशन रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर और टी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे एफ की वैल्यू 96500 होती है, वो वैल्यू पुट करके आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन ई नॉट सेल के साथ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी डेल्टा जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन सारे करके जाना, इसमें पक्का क्वेश्चन आना है, हम क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी करेंगे वेरी शॉर्टली। ठीक है, तो आगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस है, फैराडे लॉ है। ओके, ये प्राइमरी सेल हो गया, ड्राई सेल इसमें आ जाता है, जिसकी 1.5 वोल्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी है। इसमें एक और आपने याद रखना है जिसको हम मर्करी सेल बोलते हैं। मर्करी सेल की ईएमएफ जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ जो है कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसमें कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है। फ्यूल सेल हाईली एफिशिएंट होते हैं। कोरोजन, रस्टिंग प्रिवेंशन, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आइए बच्चों आगे, अब हमारा टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 21 मिनट, यानी कि 6 मिनट में हमने ये सारा चैप्टर कवर कर लिया, सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आ गया केमिकल काइनेटिक्स। इसमें बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट वाले के केस में रेट जो है नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, और प्रोडक्ट वाले केस में रेट जो है पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट में जो बच्चों यहाँ पे रिलेशन नेगेटिव साइन ये आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ रिलेशन ऐसा है, ठीक है, के साथ में कॉफिशिएंट भी है, तो वो कॉफिशिएंट जो है वो आपने क्या कर देने होते हैं, वो साथ में 1 बाय कर देने होते हैं। ठीक है, डी ए कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी, ऐसी 1 बाय वी विद नेगेटिव साइन, डी बी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू 1 बाय सी। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन कॉफिशिएंट जो है वो आप क्या करोगे, 1 बाय करोगे। ठीक है, अब आपने किसी का भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट जो है निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। रेट लॉ क्या बोलता है, रेट क्या लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और रेज टू पावर जो भी उसके कॉम्पोजिशन में स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो रेट कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, आगे बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी है, जो कि नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। आगे आता है बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसके साथ आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो। जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे मेरे पास 2 रिएक्टेंट है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड
बी, और इनके कोफिशिएंट आपके सामने दिए हुए हैं। रेट कैसे लिखा होगा, k इंटू ए रेज टू पावर a एंड b रेज टू पावर b। ये बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आ गया, और रेट लॉ के अकॉर्डिंगली के मान लो यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो एक p और दूसरा q हुआ है, दोनों का सम जो है वो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जीरो ऑर्डर में जो है रेट कांस्टेंट के यूनिट जो है आपने याद रखने हैं, ये आएंगे बच्चों मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में जनरली जो यूनिट रहते हैं रेट कांस्टेंट के, वो बच्चों होते हैं पर सेकंड या पर मिनट। यहां से आप पहचानोगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे है आर नॉट, और आर जो है वो किसी और टाइम पे है, वो आप निकाल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ फार्मूला लगा के। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, यूनिट सभी के याद करने हैं। ठीक है, सीडो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता बट बिकम द फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, इसके यूनिट जो है वो पर सेकंड ही रहेंगे रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे मैंने बता दिए। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का भी याद रखना है, ये रिलेशन है आपकी बुक में शायद ए नॉट भी दिया हो, वो आप देख लेना। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये होता है। ठीक है, बाकी आपके सामने दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों ने कर लेने हैं। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, हाफ लाइफ इसका, और ये इसका हाफ लाइफ log 2 डिवाइड बाई के, यही हमने किया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, आगे बच्चों टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या कहलाता है कि जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं बाय 2 टाइम्स। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला रिलेशन भी कई बार पेपर में आपको सीधा दिया होता है, वहां से आपको पूछा गया होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करिए। आपको ऐसे वैल्यू दी जाएगी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू के 3.02 इज इक्वल टू 1.2 माइनस यहाँ पे वैल्यू 1 बाई 1.0 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस फी साथ में यहाँ पे टी दे दिया जाएगा, और इसको लॉ के लिखा होगा कि अब आपने यहां से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। लॉ के इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1 बाई 1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1 बाई टी। ठीक है, तो टी आपको पता है यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, साथ में ये अब आपको सारी वैल्यू ये दे दी है, ये सारे फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1 बाई 1.0 इंटू 10⁻⁻5, इसको इक्वेट करके वहां से ई की वैल्यू निकाल लेनी है, आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, या फिर ये जनरल रिलेशन होता है कि टेम्परेचर T1 था, वहां पे रेट कांस्टेंट K2 था, T1 को आपने 10 डिग्री राइज कर दिया, वो 2 यहाँ पे K था, यहाँ पे 2K हो गया, मतलब ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। ये टेम्परेचर जो भी आपको गिवन होगा वैल्यू पुट करके आप फिर सॉल्व करके आर्हीनियस इक्वेशन वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको आने चाहिए। और लास्ट में बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप फटाफट कर लो, कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, फटाफट रिवीजन है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने अब कवर कर देने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। जिसने अभी तक ये सारा टॉपिक कर लिया होगा उसके तो बच्चों वैसे ही 23 मार्क्स हो जाने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन तो आपको आता ही होगा, वो हम कर ही लेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।